हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी महीने का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ओके, तो पहला न्यूज़ है हमारा पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ। तो इसके उपलक्ष्य में एक आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। आभासी यानी कि वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन। ओके, क्योंकि अभी जो है कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना काल में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं जनरली सब वर्चुअल ही हो रही है, आभासी ही हो रही है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये पेरिस समझौता क्या है, जिसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। तो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। COP21। कॉप का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये क्या है कि यूएन के अंतर्गत एक UNFCCC करके एक बॉडी है, इस नाम से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस बॉडी में जितने भी सदस्य हैं 196 देश हैं, इनकी ही मीटिंग को कॉप कहा जाता है। ये जो बॉडी है ये क्लाइमेट चेंज CC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे ही एक बॉडी बनी थी 1992 में, 1992 में अर्थ समिट हुआ था तब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो यहीं पर ये बॉडी बनी और इस बॉडी में लगभग 196 देश इसके मेंबर हैं। इसकी जब मीटिंग होती है उस मीटिंग को हम लोग कॉप कहते हैं। तो ऐसे ही करते करते 21वां कॉप हुआ था 2015 में पेरिस में। तो इसी 21वें कॉप में एक समझौता देशों ने किया दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उस समस्या से लड़ने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए। तो इसी समझौते को हम लोग पेरिस समझौता कहते हैं। बहुत ही फेमस समझौता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझौता है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत और डिटेल जानोगे। तो इसी समझौते का 5वां वर्षगांठ हुआ 2020 में दिसंबर में। तो उसके उपलक्ष्य में ही आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन किया गया। इस बार का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसे ब्रिटेन तथा फ्रांस ने संयुक्त मेजबानी की थी। ये भी थोड़ा याद रख सकते हो। क्या है पेरिस एग्रीमेंट के गोल, पेरिस समझौता के लक्ष्य क्या क्या हैं। ओके, जब एक समझौता हुआ तो समझौता के कुछ लक्ष्य भी होंगे। क्या लक्ष्य है पेरिस एग्रीमेंट का, उसे देखो। पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उस ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। ओके, कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही ग्लोबल वार्मिंग हो पाए। जो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या हुआ कि पूरे ग्लोब का यानी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है पॉल्यूशन के कारण, खासकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद जो पॉल्यूशन हो रहा था उस पॉल्यूशन के कारण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, इसके इमिशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे ग्रीन हाउस गैस है, इनके इमिशन के कारण पूरे ग्लोब का, पूरे पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इस एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये पेरिस एग्रीमेंट का गोल है। ओके, पेरिस समझौते का लक्ष्य है। कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको लिमिट में लाया जाए। 2 तो पाना ही पाना है, कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े, उससे कम ही बढ़े। ओके, तो ये जो बढ़ने की बात कही जा रही है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये कब के टेम्परेचर के आधार पर कही जा रही है। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुए थे या बहुत ही लोअर लेवल पे इंडस्ट्री चला करती थी, उस समय का जो टेम्परेचर था अर्थ का, उस टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये इसका पहला गोल है। दूसरा गोल है कि मिड सेंचुरी तक यानी कि 2050 तक दुनिया के जो भी देश हैं, जो भी समझौते में हैं, उन देशों को क्या करना है कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कि CO2 N2 वगैरह, इन ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को जितना हो सके उतना कम करना है।
इतना कम करना है कि 2050 तक यानी मिड सेंचुरी तक क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बन सके। क्या है ये क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड? यानी कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस या कहो कि इनका जो प्रभाव होता है वो न्यूट्रल हो जाए। ओके, इनका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इनके कारण अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा हो। ओके, यानी कि जितना CO2 अगर वातावरण में छोड़ा जा रहा है उतना ही CO2 वातावरण से वापस भी लेने का व्यवस्था हो सके, ताकि क्लाइमेट में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा फिर बढ़े नहीं। इसी को कहेंगे क्या? क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड। तो 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड को पाना है, ये भी हमारा पेरिस एग्रीमेंट गोल का दूसरा लक्ष्य है। तो ये दो लक्ष्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला लक्ष्य कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, कोशिश करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर बढ़े। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि मिड सेंचुरी तक 2050 तक दुनिया को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाना है। ओके, चलो। इस पेरिस समझौते में हर देश को कहा गया था कि आप सब अपना अपना कंट्रीब्यूट करोगे। हर देश को जो कहा गया कि आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है देशों का, ये कंट्रीब्यूशन उस देश पर छोड़ दिया गया था कि कौन सा देश कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसको नाम दिया गया NDC, या पूरा कह दो INDC। INDC या NDC इसका फुल फॉर्म होता है, I से हुआ इंटेंडेड, N से हुआ नेशनली, D से हुआ डिटरमाइंड और C से कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड, नेशनली, डिटरमाइंड, कंट्रीब्यूशन, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ही न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। इंटेंडेड, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC। हर देश को अपना अपना एक INDC प्रस्तुत करना है। सब देश ने लगभग कर दिए हैं, 2020-19 तक के साथ करना था इसको। और इंडिया ने जो INDC में अपना जो प्लेज, जो शपथ लिया है, ओके, कि हम कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस लक्ष्य को पाने के, जो लक्ष्य हमने ऊपर पढ़ा है। किसी भी देश पे कोई भी लीगली बाउंड, कानूनी रूप से बाउंड कोई गोल नहीं थोपा गया। इसके पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो लगभग लीगली बाउंड था। ओके, लेकिन ये जो पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं ये लीगली बाउंड नहीं है। हर देश पे छोड़ दिया गया कि आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया का जो प्लेज है INDC के अंतर्गत वो कितना है उसे देखो। तो इंडिया ने शपथ लिया है कि हम 2030 तक 33 से 35% एमिशन इंटेंसिटी को कम कर देंगे 2005 के लेवल से। 2030 तक 33 से 35% एमिशन इंटेंसिटी कम कर देंगे 2005 के लेवल से। इसमें सबसे पहले समझो एमिशन का इंटेंसिटी क्या है। एमिशन मतलब क्या हुआ? उत्सर्जन। इंटेंसिटी क्या हुआ? तीव्रता। उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है, यानी कि जितना ज़्यादा उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन के पूरे मात्रा को नहीं बल्कि उसकी तीव्रता को कम करना है 33 से 35%। वो भी किस स्तर से? 2005 के लेवल से। यानी कि 2005 के लेवल में हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी थी, यानी कि हम जितना गुड्स बनाते थे या जितना वैल्यू प्रोड्यूस करते थे उसके हिसाब से हम कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करते थे। अब उस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो पर यूनिट हम कर रहे थे उसको कम कर देना है 33 से 35%। ओके, इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि अगर हम 2005 में मान लो कि 50 टन CO2 करते थे उत्सर्जित, तो हमें इसका 33% कम कर देना है। यानी कि इसका 33% कितना हो जाएगा? लगभग 16 के आसपास, 16-17 के आसपास, यानी कि 34। ओके, हमें 34 टन ही करना है 2030 तक। ऐसा नहीं है, ये टोटल एमिशन हमें कम नहीं करना है 33 से 35%, हम एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे केवल। यानी कि अगर हम पर यूनिट 50 टन करते थे तो अब पर यूनिट 34 टन करेंगे। अगर हम पर यूनिट 50 टन करते थे तो अब हम पर यूनिट 34 टन करेंगे 2030 तक।
लेकिन हमारे यूनिट्स तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि देश ग्रो कर रहा है, हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने पे ही हमारी जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी क्या, पूरे प्रोडक्शन का ही सम है। तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पर यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से जितना हम पहले एमिट करते थे, उत्सर्जित करते थे ग्रीन हाउस गैस को, उसको बस उसकी इंटेंसिटी कम करेंगे। शायद ये बात समझ में आ रही हो, समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो एमिशन इंटेंसिटी जो है अपने जीडीपी का 30 से 35% भारत को कम करना है 2030 तक, 2005 के लेवल से। ओके, पहला भारत का ये शपथ था। ओके, दूसरा जो है भारत ने ये कहा कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन फॉसिल, फॉसिल मतलब क्या होता है, तो ये जानवरों से चाहे पेड़ पौधे से जो प्राप्त ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं इनको। तो जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। ओके, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वो कोल पे डिपेंडेंट है, कोयला पे निर्भर है। तो इसको कम करना है। तो हमने क्या कहा है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे उसको बढ़ाएंगे, और हम इसे 2030 तक 40% हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाएगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल का होगा। यानी कि जितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, अगर 100 मेगावाट करते हैं तो उसका 40 मेगावाट यानी 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से निकालेंगे, यानी सौर ऊर्जा से होगा या किसी और तरह की नॉन फॉसिल फ्यूल से हम ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। ओके, ये भारत का दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है भारत का कि हम इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कम से कम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, सोख लेंगे। एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेंगे, यानी कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे, और फॉरेस्ट कवर बढ़ाने से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा, तो वो जो नया फॉरेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। हमें इस चीज़ को भी 2030 तक के लक्ष्य के हिसाब से पाना है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पेड़ पौधा केवल CO2 को ही, बाकी ग्रीन हाउस गैस को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मेनली CO2 करेगा, और मेनली CO2 ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अच्छा, भारत ने जो लगभग यही 3 भारत के प्लेस है। ओके, लेकिन एक और पॉइंट मैंने यहाँ दिया है कि भारत में जो अपना INDC जो अभी 3 जो मैंने बताया है, इसको जो पाना है उसके लिए भारत ने क्या कहा है कि वो 175 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 2022 तक डेवलप करेगा। रिन्यूएबल यानी कि वही नवीकरणीय ऊर्जा। ओके, यानी कि जैसे कि सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है भारत 2022 तक सौर के अलावे जो भी है टोटल जितने भी तरह के रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी हो सकते हैं उस टोटल को भारत जो है 175 गीगावाट तक बढ़ाएगा। ओके, इसमें जो है सोलर एनर्जी से ही भारत को 100 गीगावाट तक की क्षमता पैदा करना है। लेकिन अभी जो है ये क्षमता पैदा करने से अभी हम काफ़ी दूर हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद ये टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। ओके, लेकिन 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल पावर से और 100 गीगावाट, उसी 175 में से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से हमें प्राप्त करना है। बाकी 75 गीगावाट बाकी सारे सोर्सेज से प्राप्त करना है हमें। ओके, जैसे कि हाइड्रो पावर, लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर ही, ऐसे बिग हाइड्रो पावर को भी ले लिया गया है रिसेंटली, लेकिन ये सारी चीज़ें। ओके, चलो, तो मैंने आपको बता दिया अभी कि पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स क्या थे, पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने क्या शपथ लिया है कि वो क्या प्राप्त करेगा, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में समझा दिया गया है। COP21 के दौरान ये समझौता हुआ था। अभी जो सम्मेलन हुआ 2020 में, जो 5वां इसका सम्मेलन हुआ, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। तो उन्होंने संबोधित करते वक्त क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त करेगा। जो भारत ने लक्ष्य, अभी उन्होंने जो 3 लक्ष्य देखा है उस 3 लक्ष्यों से ज़्यादा प्राप्त करेगा, ये मोदी जी का कहना है। हम 2005 के स्तर से अभी तक उत्सर्जन की तीव्रता को 21% कम कर चुके हैं। हमें कितना कम करना है, 33 से 35%। हम 21% कम अभी कर चुके हैं 2030 तक, यानी 10 साल अभी आगे हमारे पास है। इसमें हमें इसे 33 से 35% तक प्राप्त करना है, तो हम उससे आगे जाएंगे, ऐसा कहना है हमारे प्रधानमंत्री जी का। सौर ऊर्जा जो है जिसकी क्षमता भारत के पास 2.363 गीगावाट थी, वो बढ़ के 36 गीगावाट हो गई है।
लेकिन ध्यान रखना है हमें 2022 तक 100 गीगावाट इसे करना है, जो शायद मुश्किल लग रहा है। 2022 तक 172 गीगावाट जो मैंने ऊपर बताया था, 2030 तक 450 गीगावाट प्राप्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। 22 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट भारत सरकार का प्राप्त करने का लक्ष्य है। ओके, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी हम 36 गीगावाट पे ही हैं, तो इसे उतना दूर तक पहुंचाना अभी लंबा समय ले सकता है। ऐसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ है, काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन अभी भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इस पर मैं कभी फिर डिटेल से समझाऊंगा। तो चलते हम लोग अब अपने अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है कि नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी में आंतरिक संघर्ष के पश्चात पीएम ओली की संस्तुति पर संसद भंग, नए चुनाव की घोषणा। सत्तारूढ़ पार्टी, नेपाल में जो सत्ता में जो पार्टी है उसमें आंतरिक संघर्ष चल रहा है। तो इस आंतरिक संघर्ष के कारण जो है वहाँ जो प्रधानमंत्री जो हैं केपी शर्मा ओली, उनकी पद पे जो है कुछ संकट था, तो उन्होंने क्या किया, संसद को भंग करने की संस्तुति दे दी। और प्रधानमंत्री के कहने के बाद राष्ट्रपति जो है वहाँ की विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने संसद को भंग कर दिया। ओके, अच्छा, हो क्या रहा था वहाँ पर कि आंतरिक सत्ता संघर्ष चल रहे थे, तो पीएम ओली पर त्यागपत्र का दबाव था। आंतरिक मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहाँ पे बेसिकली दो पार्टी मिलकर वहाँ एक पार्टी बनी है। वहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना है। ओके, तो वहाँ जो एक पार्टी है वहाँ पे एक पार्टी के मान लो कि लीडर हैं पीएम ओली साहब, दूसरी जो पार्टी है उस पार्टी के अंदर ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस पार्टी के अंदर दो फैक्शन है, ऐसा समझ लो। दूसरे जो फैक्शन है, दूसरा जो ग्रुप है, उसके जो लीडर है वो पुष्प कमल दहल प्रचंड करके एक हैं, उनकी लीडरशिप है। तो इन दोनों के बीच में कुछ सत्ता संघर्ष हैं। ओके, तो इस सत्ता संघर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। तो उसके बाद से प्रधानमंत्री जी को लगा कि उनकी क्या कहते हैं उनका जो पद है वो खतरे में है, तो उन्होंने संसद को ही भंग कर दिया और नए चुनाव की घोषणा की बात कह दी। चलो, इसके बाद जो है जैसे उन्होंने ये संसद भंग किया तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में। अब क्या है कि क्या प्रधानमंत्री जो है वहाँ के वो संसद को इस ढंग से भंग करने की संस्तुति दे सकते हैं, वो भी इन कारणों से। तो उसके बारे में जो विशेषज्ञों का कहना है, उनका कहना है कि 2015 में जो संविधान बना था नेपाल का, वो जो संविधान है वहाँ पर संसद को भंग करने का प्रावधान ही नहीं है। ओके, ये तभी भंग होगा जब त्रिशंकु संसद हो जाए, यानी कि कोई भी क्लियर गवर्नमेंट नहीं बन पा रही हो, 3 लोग हैं, 3 लोग के पास कुछ सीट हो जाए, किसी एक के पास मेजॉरिटी ना हो और कोई भी 2 साथ में भी नहीं आ पा रहे हैं, तो इस तरह के संसद को हम लोग त्रिशंकु संसद कहते हैं। त्रिशंकु संसद के केस में संसद को भंग किया जा सकता है, या जो सरकार है अगर वो अल्पमत में आ जाती है तो संसद को भंग किया सकता है। इन्हीं 2 कंडीशंस पे ही संसद को भंग किया सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन अभी जो संसद भंग किया गया है इसमें से शायद ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं। अब वहाँ के नेपाल के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे ये देखना है क्या करना है इसमें। ओके, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भारत नेपाल संबंध के हिसाब से थोड़ा बहुत नेपाल के अंदर की हलचल हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। वहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स पे बिल्कुल ही मत जाना, फालतू का समय बर्बाद होगा और उसमें कुछ हमें मिलेगा नहीं, काम का है भी नहीं वो सब काम का। अगला न्यूज़ है हमारा, मोरक्को तथा इजराइल के बीच राजनयिक संबंध हेतु सहमति। इजराइल जो है अभी बहुत सारे देशों के साथ धीरे धीरे अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ा रहा है, खासकर अमेरिका की हेल्प से। अमेरिका के जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनके कारण ही जो इजराइल के संबंध बाकी देशों के साथ थोड़ा ठीक ठाक हो रहे हैं। लेकिन अभी वो बस जाने ही वाले हैं, नए राष्ट्रपति वहाँ आने वाले हैं। तो अभी इजराइल का संबंध यूएई के साथ सुधरा, बहरीन के साथ सुधरा, सूडान के साथ सुधरा, तीनों के साथ ही राजनयिक संबंध यूएई के लगभग स्थापित हो चुके हैं। सऊदी अरब के साथ भी जो है रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक है अभी, लेकिन अभी राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। अब इन तीनों के बाद मोरक्को से भी इजराइल के राजनयिक संबंध स्थापित हो चुके हैं, इसकी सहमति हो चुकी है। जैसे कि इन तीनों के साथ सहमति अमेरिका के प्रयास से हुई, मोरक्को के साथ भी जो है इजराइल के बीच के ऐसे संबंध जो सुधरे हैं वो अमेरिका के प्रयास से हुए। देखो, इजराइल और अरब देशों के बीच में वॉर भी हो चुका है, इजराइल अरब देशों के बीच नहीं पड़ता था।
अरब देश जनरली फ़िलिस्तीन के साथ रहते हैं। इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर के बारे में आप लोग सुनते होंगे, लगातार दोनों ही संघर्ष में हैं पिछले 70-80 सालों से, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कह सकते हो। और फ़िलिस्तीन के साथ जो है सारे अरब देश थे, अभी भी लगभग हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो लोग जो है जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इजराइल के साथ संबंध सब अपने धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अमेरिका का प्रयास रह रहा है, अमेरिका जो है उनको कुछ ना कुछ नेगोशिएट कर रहा है उनसे कि आप इजराइल के साथ संबंध अच्छे करोगे तो मैं आपको ये फ़ायदा दे दूँगा, वो फ़ायदा दे दूँगा। इसी नेगोशिएशन के आधार पर जनरली जो है ये सब इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं। अभी तक बात लगभग यही थी कि अरब देश जो है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे, उसके साथ कोई भी राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक फ़िलिस्तीन का जो मामला है वो सलट नहीं जाता। ओके, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन का मामला जो था वही है, इवन और स्थिति उसकी ख़राब हो गई है, फिर भी अरब देशों का संबंध इजराइल के साथ अब सुधर रहा है। ओके, तो अमेरिका के प्रयासों से ऐसा हुआ। इसके एवज में यूएस ने जो है मोरक्को को कहा है कि जो विवादित पश्चिम सहारा का जो क्षेत्र है, जो सहारा है उसका जो पश्चिमी भाग है, ओके, मोरक्को जो है, मोरक्को में जो सहारा का जो भाग है, वहाँ जो सहारा का जो पश्चिमी भाग है, मोरक्को भी सहारा के पश्चिमी क्षेत्र में ही है। ओके, इस चीज़ का सबको ध्यान रखना है। अच्छा, तो मोरक्को के पास जो सहारा का पश्चिमी भाग है, उस भाग को लेकर जो है मोरक्को दावा करता है कि वो उसका है। उस भाग को लेकर मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में लगातार कुछ ना कुछ विवाद चलता है। देखो इस मैप में भी देखी जाएगा आपको मोरक्को, ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है। ओके, तो लगभग हो सकता है कि पश्चिमी सहारा का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर, उसके बीच, उस क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में विवाद चलता है। मोरक्को का उस पर दावा है और अल्जीरिया का भी उस पर दावा है। तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने कहा है कि वो मोरक्को के दावा का समर्थन करेगा, और इसी आधार पर मोरक्को जो है तैयार हो गया है इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो कुछ ना कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेन देन होती ही है, तो उसी का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। चलो, फ़िलिस्तीन ने क्या किया, इसकी निंदा की है। फ़िलिस्तीन ने कहा है कि जो अरब राष्ट्र जो उनके साथ समझौते थे कि पहले फ़िलिस्तीन को पूर्ण देश के रूप में बनाया जाएगा, उसके बाद ही इजराइल के साथ बातचीत की जाएगी, लेकिन अरब राष्ट्र अपने समझौते को तोड़ रहे हैं, ऐसा कह के फ़िलिस्तीन ने निंदा की है। यहाँ थोड़ा समझना ज़रूरी है हल्का कि अरब राष्ट्र कहलाते कौन है। अरब राष्ट्र को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। तो देखो, एक अरब लीग करके है। ओके, अरब लीग में लगभग पूरे 22 देश हैं, 22 अरब कंट्रीज़ हैं। अरब हम जनरली समझते हैं सऊदी अरब या उसके आसपास, तो वही नहीं है। मैंने यहाँ मैप दे दिया है। इस मैप में आप देखोगे कि जो नॉर्थ अफ्रीका है, ये लगभग पूरा, ये जो इलाका अफ्रीका का, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ के भी कुछ देश, और ये देश तो हैं ही। ओके, तो ये सारे देश मिल के, ये करीब 22 देश हैं, सारे देश मिल के अरब स्टेट्स बनाते हैं। इन सभी देशों को आप मैप में देखोगे, इन सभी देशों का नाम याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। ओके, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सऊदी अरब ही है जो आपको यहाँ दिख रहा है। चलो, तो ये हमारे अरब देश हुए। तो इन्हीं देशों के समूह को हम लोग अरब लीग भी कहते हैं। ओके, चलो, तो इसमें वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके देश आ जाएंगे। वेस्टर्न एशिया आप इसको कह सकते हो, नॉर्थ अफ्रीका ये हो गए, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये हो गया। अगला न्यूज़ है हमारा, उज़्बेकिस्तान के साथ भारत की आभासी शिखर वार्ता। उज़्बेकिस्तान सबको मालूम है सेंट्रल एशिया का इम्पॉर्टेंट कंट्री है, तो उसके साथ भारत ने अभी आभासी शिखर वार्ता की है। शिखर वार्ता हो ही रही है सबके साथ, लेकिन आभासी तरीके से हो रही है। तो इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री थे और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे शौकत मिर्जियोयेव। ओके, इनके बीच में ये बातचीत हुई। तो क्या क्या किन किन विषयों पे बातचीत हुई, तो कोविड-19 पे बातचीत हुई, आईटी सेक्टर पे बात हुई, न्यूक्लियर एनर्जी पे बात हुई, आतंकवाद पे बात हुई, अफ़गानिस्तान की स्थिति को लेकर कि अफ़गानिस्तान को लेकर भारत का चिंता हमेशा बना ही रहता है। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, तो उसकी स्थिति को लेकर भी बातचीत हुई। सौर ऊर्जा को लेकर बातचीत हुई, डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर बातचीत हुई, सामुदायिक विकास परियोजना आदि पर, इस सभी चीज़ों पर बातचीत भी हुई और समझौते भी हुए। लेकिन
अब ये सब चीज़ें आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, सब चीज़ कभी याद ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा भारत ने जो है 448 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। ओके, वहाँ के कुछ विकास परियोजनाओं के लिए। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे हाल ही में भारत ने इतने मिलियन डॉलर की किस देश के साथ किस देश को ऋण की मंजूरी दी है वहाँ के विकास परियोजनाओं के लिए, तो उज्बेकिस्तान। ऐसे ये सब भी लॉन्ग टर्म तक याद रखना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ओके, बस उज्बेकिस्तान के साथ भारत की आभासी शिखर वार्ता हुई। उज्बेकिस्तान कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में, इतना भी ध्यान रखो तो काफ़ी है। बाकी जो है भारत उज्बेकिस्तान संबंध बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत का सेंट्रल एशिया के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं और भारत का, उनके बीच क्या संबंध है, इसे समझना ज़रूरी है। बाकी ये सब मीटिंग्स होते रहते हैं, मीटिंग्स में कुछ ना कुछ समझौता, परियोजनाएं पर आदान प्रदान वगैरह ये सब चीज़ होता ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हर एक पॉइंट को याद रखना बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। ओके, चलो, इसके अलावा उज्बेकिस्तान ने जो है कहा है कि यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व को लेकर जो दावा है हम उसका समर्थन करते हैं। इसने पहले भी, उज्बेकिस्तान ने पहले भी भारत का समर्थन किया है, तो उन्होंने फिर से अपने समर्थन को दोहराया है। ओके, और कोरोना के खिलाफ जो भारत ने मदद की है उज्बेकिस्तान के नहीं, बहुत सारे दूसरे देशों की मदद की है, तो उसको लेकर उज्बेकिस्तान ने भारत की मदद पर धन्यवाद दिया है। ओके, चलो, तो बहुत कुछ इसमें याद रखने को नहीं है, थोड़ा बहुत ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। कई बार सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आ जाए अलग बात है वो। चलो, अगला न्यूज़ है हमारा कि संघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भारत का सिनेमा स्कोप कार्यक्रम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संघाई सहयोग संगठन SCO, ओके, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अलग से पढ़ लेना। ओके, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग चीन द्वारा डोमिनेटेड है। इसके अलावा इसमें भारत पाकिस्तान भी 2017 से इसके सदस्य बने हैं। ओके, इसमें रूस भी है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ बस यही है कि सिनेमा स्कोप कार्यक्रम करके चला, जिसमें भारतीय सिनेमा के 2 दर्जन से अधिक जो सिनेमा थे उसको पहले रूसी भाषा में डब किया गया, रूसी भाषा में उसका प्रदर्शन के लिए। ओके, बस इतनी सी चीज़ हुई है। तो एक तरह से होता क्या है कि जब भी इस तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो देशों के बीच में कुछ कल्चरल एक्सचेंज होता है, कुछ सांस्कृतिक लेन देन होता है कि वहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें या वहाँ की जो फेमस चीज़ें, जैसे भारत का बॉलीवुड दुनिया भर में फेमस है, तो भारत का बॉलीवुड की कुछ अच्छी अच्छी मूवीज़ रूस में भी चले, ताकि भारत और रूस के बीच में एक संबंध थोड़े और गहरे हो, पीपल टू पीपल रिलेशन और गहरे हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इन सब का बहुत बड़ा कोई स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी सिनेमा स्कोप कार्यक्रम, ये नाम टेम्पोररीली भी याद रख सकते हो कि SCO के तहत हुआ, जिसमें भारत ने अपनी कुछ मूवीज़ को रूसी भाषा में डब किया। ओके, ताकि रूस के लोग उसे देख सकें और भारत के साथ उनका कुछ कनेक्शन बन सके। अगला न्यूज़ है हमारा कि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई के आकलन के 3 फुट ऊंचाई पहले के आकलन से 3 फुट अधिक होने का ताज़ा अनुमान। 3 फुट अधिक होने का ताज़ा अनुमान। देखो, एवरेस्ट का जो ऊंचाई जो मापा गया था 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस समय उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर आई थी। यही ऊंचाई लगभग दुनिया भर में, विश्व भर में मान्य थी। ओके, लेकिन चीन जो है इसको उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता था, फिर भी दुनिया भर में लगभग बाकी सब देश मान्य करते थे कि हाँ, नेपाल भी मानता था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, जो सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। अभी हाल फिलहाल में जो है चीन और नेपाल दोनों ने साझा आकलन किया है इसकी ऊंचाई का। ओके, तो आज तो इस सब चीज़ें GPS सिस्टम वगैरह हो चुका है बहुत कुछ, पहले जो 1954 में सब कुछ भी नहीं था। तो चीन और नेपाल का जो साझा आकलन हुआ है, इस साझा आकलन में कुछ ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा पाई गई है, 0.86 मीटर एक्स्ट्रा पाए गए हैं। तो 0.86 मीटर लगभग 3 फुट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो बस वो चीज़ यहाँ पर है। ओके, ऐसे भी लगभग ये मान्यता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही होगी, क्योंकि एवरेस्ट जो पहाड़ है वो पहाड़ कैसे बना, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट,
इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। प्लेट जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स वाले प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ओके, कि जो एस्टेनोस्फीयर है उसके ऊपर प्लेट्स जो तैर रहे हैं, ओके, तो ये जो प्लेट्स तैर रहे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग भी होते हैं और दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते भी हैं, ओके, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता रहता है। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रहा है। इसको तुम मैप में देखोगे, पूरा जो यूरोप दिखता है ऊपर, यूरोप और एशिया का जो लगभग पार्ट, और नीचे से जो इंडियन प्लेट है छोटा सा, वो से टकरा रहा है। तो इंडियन प्लेट इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है बार बार, यूरेशियन प्लेट भी सिर्फ यहाँ पे खड़ा है। तो इससे क्या होता है, यहाँ की जो ज़मीन होती है वो उठ गई, वार्प कर गई, ओके, तो वहाँ पे पहाड़ बन गया। तो वहाँ पे कभी पहले टेथिस सी हुआ करता था, अब वहाँ पे बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ जो है खड़ा है। उसी हिमालय पहाड़ में ही सबसे जो ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट है। और चूँकि ये टकराहट चल ही रही है, नेपाल में जो भूकंप आया था वो भी इसी टकराहट के कारण है, और वो भूकंप से पीड़ित क्षेत्र है पूरी तरह से। तो इसी बार बार टकराहट के कारण जो है ऐसा माना जाता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय का भी ऊंचाई बढ़ ही रहा है। अभी हिमालय अभी और ज़्यादा इसका विस्तार होगा और ये बढ़ता जाएगा अभी। चलो अगला न्यूज़ है हमारा कि चीन का जो चांग E5 मिशन है ये पूरी तरह से काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस चांग E5 मिशन के तहत जो है चीन जो है वो उसने जो अपना भेजा था, जिसमें एक लैंडर था और एक असेंडर था, ओके, और लैंडर और असेंडर दोनों अपना काम करके जो उपग्रह है फिर से वापस वो पृथ्वी पर आ चुके हैं, जो ठीक है। तो ये तुम्हारा चीन का जो मिशन है काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो ये मिशन जो वहाँ भेजा गया था, बेसिकली जो चंद्रमा है, चंद्रमा से मिट्टी व चट्टानों के जो नमूने थे वो नमूने लेके वापस लौटना था, ठीक है। इसका जो प्रक्षेपण हुआ था, ये प्रक्षेपण वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से हुआ था, चीन के वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से। पृथ्वी पर ये जो वापस आया है वो 16 दिसंबर 2020 को आया है। ऐसी डेट याद रखना ज़रूरत नहीं है। चलो ये कहाँ लैंड किया था, तो ये लैंड किया था चंद्रमा के फार साइड पे। चंद्रमा का फार साइड कहने का अर्थ क्या हुआ कि चंद्रमा का एक भाग जो है वो एक भाग हम लोग कभी लगभग आता है जो हम लोग कभी देख ही नहीं पाते, ओके, क्योंकि चंद्रमा जो है वो तो लगभग 28 दिन लगते हैं, तो 27.3 दिन शायद। तो इतने ही दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर भी काट लेता है, और इतने ही दिनों में चंद्रमा अपने अक्ष पे भी गोल घूमता है। तो इस कारण से चंद्रमा का जो पिछला साइड होता है, जो आधा साइड होता है, कभी हमारे सामने नहीं आ पाता। इसे आप आराम से बैठ के सोचोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपने पहले भी समझा होगा, बहुत बार एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं। तो चंद्रमा का जो फार साइड होता है वो हमारे सामने कभी नहीं आता, तो वहीं पे जो उसके फार साइड पे ये उतरा था। और ये जो है 1976 के बाद कोई पहला चांद मिशन है जो चंद्रमा से चट्टानों के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा है। 1976 में जो है ऐसा रूस ने अंतिम बार किया था। तो ऐसा कर पाने में रूस और यूएसए ही सफल हुए थे, तीसरा देश चीन है, ओके। तो ये जो गया था मिशन, इस मिशन में एक लैंडर था, एक असेंडर था। लैंडर की जो है अपनी जो रोबोटिक भुजा थी, ओके, उस रोबोटिक भुजा के द्वारा लैंडर जो है चंद्रमा के चट्टान का नमूना लेता और असेंडर में जमा करता, फिर दोनों वापस पृथ्वी पे आते, यही था, ओके। तो ये लगभग इसमें पूरी तरह से सफल रहा चंद्रमा चीन का ये चांग E5 मिशन। अपोलो 11 का जो नासा मिशन था वो सबसे पहले सफल हुआ था, जिसने जो है इंसान को चांद पर उतारा। देखो दो मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक यूएसए का यानी कि नासा का अपोलो मिशन और रूस का लूना मिशन, ओके। ये दोनों जो है चांद को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो अपोलो मिशन क्यों फेमस है, इंसानों को चांद पे ले जाने के लिए। लूना मिशन जो है वो इंसानों को लेकर चांद पे तो नहीं गया, लेकिन रोबोट्स को लेकर ही चांद पे गए थे। और लूना मिशन के तहत ही 1976 में जब लूना 24 छोड़ा गया था रूस के द्वारा, तो उसमें उसने जो रोबोट्स वगैरह भेजे थे चट्टानों को लेकर नमूना भी लेकर भी पृथ्वी पे आया था।
इसके बाद से ना यूएसए ना रसिया ने कोई लूनर मिशन इस तरह का नहीं किया। चीन ने अभी जाकर ऐसा किया है। आगे अभी जो है हम आगे पढ़ेंगे कि नासा का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अभी चांद का मिशन है, जो अभी हम लोग आगे इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अपोलो और लूना ये दो याद रखोगे, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? तो चांद से, चांद के मिशन है अपोलो, नासा का है, और लूना जो है रूस का है। चलो, चीन जो है इसके पहले भी रोवर लैंड कर चुका है, इसका ध्यान रखना है। ये जो लैंडर भेजा है चीन ने अभी, तो चीन ने इसके पहले भी रोवर वो लैंड कर चुका है, तो ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा चीन के लिए। लेकिन हाँ, भारत का जो चंद्रयान 2 था, उसका जो विक्रम लैंडर था, वो अभी चंद्रमा पर उतर पाने में असफल रहा था, क्रैश लैंडिंग हुई, ऐसा लगभग अनुमान है। और भारत फिर से कोशिश कर रहा है इस दिशा में, शायद अगली बार पूरी तरह से सफलता मिल जाएगी। अगला न्यूज़ है हमारा कि 6 वर्ष में रियुगु क्षुद्र ग्रह की मिट्टी का नमूना लेकर लौटा जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान। रियुगु क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के कक्षों के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्ष के बीच। एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं इनको इंग्लिश में। तो उसी में से एक क्षुद्र ग्रह है रियुगु क्षुद्र ग्रह। ओके, यह क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से 18 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है पृथ्वी से? 18 करोड़ किलोमीटर। तो वहाँ तक जो है जापान का एक अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 गया था। ओके, बहुत दिनों तक इस क्षुद्र ग्रह के आसपास घूमता रहा, फिर उसने कोशिश की उस पर लैंड करने की, और वहाँ से मिट्टी का नमूना लेके वो वापस पृथ्वी पर लौट चुका है। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा। इस पूरे प्रोसेस में हायाबुसा 2 को 6 साल लगे, तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। जाक्सा भी याद रखोगे, हायाबुसा 2 भी याद रखोगे, रियुगु क्षुद्र ग्रह भी याद रखोगे। ओके, अगला न्यूज़ है चीन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफिन 14 का प्रक्षेपण। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में मैंने पहले भी समझाया है। ओके, तो ये चीन का ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है? गॉफिन 14। तो इसका प्रक्षेपण किया चीन ने। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मकसद ही होता है कि अर्थ को ऑब्जर्व करता रहेगा, अर्थ को वो देखते रहेगा, निगरानी रखे रहेगा, या वो फ़ोटो खींचते रहेगा, इमेजेस बनाएगा, मैप्स डेवलप कर पाने में हेल्प करेगा, कई बार एजुकेशन में भी हेल्प करता है, कई बार वो बहुत सारे अदर थिंग्स में वो हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में हेल्प आता है। ओके, मौसम संबंधित ज्ञान नॉलेज भी जो है इन सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के थ्रू। इन्हें मैंने बताया था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। ओके, कि दूर से ही सेंस कर रहे होते हैं कि पृथ्वी पे नीचे क्या चल रहा है। तो पृथ्वी पे बहुत ही सटीक निगरानी रखने के लिए चीन ने ये अत्यधिक उन्नत किस्म का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा है, बिल्कुल सटीक निगरानी रखने के लिए। तो रिकनेसेंस पर्पस से है, निगरानी रखने के लिए ये है। और ये जो छोड़ा गया चीन के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और इसमें जो है चीन ने लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट, बहुत ही पावरफुल रॉकेट है, इसका इस्तेमाल किया था। जैसे हमारा रॉकेट PSLV GSLV हमारा रॉकेट है, वैसे ही चीन के रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। ओके, जिसके थ्रू चीन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा। चलो, अगला खबर है कि 5 दशक तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने का 5 दशक पश्चात, यानी 50 साल बाद चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने का अमेरिका का आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन जो है ये अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इस मिशन के द्वारा जो है अमेरिका 50 साल बाद, 5 दशक बाद जो चंद्रमा की सतह पर दोबारा मानव को भेज रहा है। मैंने अभी ऊपर बताया था अपोलो मिशन के बारे में। अपोलो मिशन के ही थ्रू जो है चंद्रमा पे इंसान उतरे थे 1969 में। कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज एल्ड्रिन। ओके, ये 2 अमेरिकन्स थे जो एडविन बज एल्ड्रिन, परहैप्स ही वाज नॉट एन अमेरिकन। ओके, चलो, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो और एडविन बज एल्ड्रिन जो है ये दोनों उतरे थे वहाँ पर चंद्रमा पे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 1969 में मून के सरफेस पे अपोलो मिशन के दौरान, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एडविन बज एल्ड्रिन वाज आल्सो अमेरिकन। ओके, ही वाज आल्सो एन अमेरिकन, एंड
नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो अमेरिकन थे ही, ओके। तो ये दोनों थे जो सबसे पहले मून के सरफेस पे उतरे थे। चलो, तो इसके बाद जो है अमेरिका लगभग आज 5 दशक बाद दोबारा जो है वो इंसानों को उतारेगा कहाँ पर, चंद्रमा पे। तो दोबारा जो उतारेगा इंसानों को चंद्रमा पे, इसमें जो है एक वुमन भी होगी, यानी कि पहली बार किसी वुमन को उतारा जाएगा और नेक्स्ट मैन को उतारा जाएगा। तो फर्स्ट वुमन बट नेक्स्ट मैन, ओके। और ये लोग वहाँ जो है ये मिशन जो है वो 2024 तक एकम्प्लिश होगा। ये लगभग ऐसा अनुमान है कि आर्टेमिस मिशन 2024 तक एकम्प्लिश हो जाएगा। तो ये मिशन किसका है सबको मालूम, नासा का है, अभी मैं चर्चा किया। नासा का फुल फॉर्म भी याद रखोगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। चलो, यूएस ने जो है इस अपोलो मिशन के दौरान जो है लगभग 12 एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे 1969 टू 1972 के बीच में। अब आर्टेमिस जो प्रोग्राम है इसके थ्रू जो है नासा अब क्या चाहता है, देखो उस समय जो ये सब प्रोग्राम चल रहा था चंद्रमा पे जाने का वगैरह वगैरह, उस समय ये सब बस कुछ नहीं थी, बल्कि एक मेरा राष्ट्र महान तो मेरा राष्ट्र महान, इस फीलिंग के तहत ये सारी चीज़ें हो रही थी रूस अमेरिका के बीच में। ये कोल्ड वॉर पीरियड की चीज़ें थी, दोनों बीच में कंपटीशन चल रहा था कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट दिखा सके कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है वो भी दिखा सके वगैरह वगैरह। आज भी जो इंडिया में आप ऐसी प्रवृत्ति देख ही रहे हो कि इसरो की जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको हम लोग बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म से जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसे जोड़ना नहीं चाहिए, जितना हो सके इसे प्रोफेशनल तरीके से देखना चाहिए। हाँ, नेशनल सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत जुड़ते हैं चीज़ों से, चीज़ों के सक्सेस से, बट इसे बहुत ज़्यादा हवा जैसा बनाना नहीं चाहिए, ये हेल्दी नहीं है, ओके। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ही ये सारी एक्टिविटी होनी चाहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसमें जो नासा ने कहा है कि वो कोशिश करेगा कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, उसको दिखा सके दुनिया में, अपनी क्षमताएं जो हैं और उसको बढ़ाना है। और एक बिजनेस अप्रोच कि इस प्रोग्राम के तहत जो है नासा जो है कुछ बिजनेस अप्रोच भी दिखाना चाहता है, कुछ बिजनेस अप्रोच दिखाना यानी कि बिजनेस अप्रोच डेवलप करना चाहता है, कैसे चंद्रमा का इस्तेमाल कर सकें हम लोग स्पेस ट्रैवल में आगे, ओके। खासकर जो चंद्रमा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मून पे जाने के लिए, तो वहाँ पे इंसानों को भेजा जा रहा है। और भी इसके पीछे थोड़ा बिजनेस माइंडेड अप्रोच है इस बार। और आप देख ही रहे हो बहुत कुछ जो है अभी प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, जैसे स्पेस एक्स हो गया, ब्लू मून हो गई, तो स्पेस एक्स, ब्लू मून, ये सब भी जो है कुछ ना कुछ स्पेस में एक ह्यूमंस को वहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमंस को एक स्पेस फेरर स्पीसी बनाने की कोशिश है। खासकर स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने लगभग कहा भी है कि हम इंसानों को एक स्पेस फेरर स्पीसी के रूप में देखना चाहते हैं। तो एक तरह का बिजनेस अप्रोच भी है इस बार। तो इस बार केवल वो नेशनल सेंटिमेंट से प्रभावित होकर सारी चीज़ें नहीं की जा रही हैं, ओके। चलिए, तो मून का इस्तेमाल करना है मार्स पे पहुंचने के लिए, क्योंकि मून से मार्स से पहुंचना शायद आसान होगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटी थोड़ी कम है, पृथ्वी से लगभग 1/6 है। तो यहाँ से जो है लॉन्च कराना आसान होगा, ग्रेविटी कम है तो कम ऊर्जा में ही लॉन्च संभव है। तो शायद इसी चीज़ को सोचते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखो ये सब चीज़ किस दिशा में जाती हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब चीज़ें सामने आती हैं तो दिशा थोड़ा बहुत बदलना होता है। तो देखो ये सब चीज़ किस दिशा में जा रही है, तत्काल अभी बातें इतनी हैं। आगे चलते हैं। आर्टेमिस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरैक्शन विद द सन, बट दिस फुल फॉर्म इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओके। बस ये ध्यान रखना, आर्टेमिस मिशन यूएस का मिशन है, इसमें नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन उतारेगा यूएस, लगभग 2024 तक ये कंप्लीट होगा। अपोलो पिछला जो मिशन था यूएस का 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज एल्ड्रिन को वहाँ पहुँचाया गया था। उसके बाद जो है 12 लोग लगभग टोटल गए थे वहाँ पे, ओके। इस बार जो है यूएस कुछ बिजनेस अप्रोच के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये आर्टेमिस मिशन का इम्पोर्टेंस है। नासा ने इसके लिए ऑलरेडी जो है 18 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन कर लिया है। इसमें से एक एस्ट्रोनॉट का नाम है राजा जॉन वुरपुत्तुरचारी, इनको शॉर्टकट में राजा चारी भी कहा जा रहा है। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, सो दिस इज़ यू कैन रिमेंबर, ये आपको याद कर लेना चाहिए। राजा जॉन वुरपुत्तुरचारी भी आर्टेमिस मिशन के 18 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं।
ये वहाँ पे कर्नल थे अमेरिका में, वहाँ के एयरफोर्स में, और अब ये जो है एस्ट्रोनॉट्स की तरह पहली बार शायद जाएंगे ये। ऐसे इसके पहले ये स्पेस एक्स के उड़ान में जा रहे हैं, उसकी चर्चा अभी नीचे है। इस प्रोग्राम को आर्टेमिस मिशन को 3 भाग में बांटा गया है, आर्टेमिस 1, 2 एंड 3। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो कि ये 2021 में लॉन्च किया जाएगा पहला जो आर्टेमिस 1 है, और इसमें लगभग टेस्ट की जाएगी कि इसमें जो एक स्पेस लॉन्च सिस्टम है, जो बेसिकली रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, बहुत ही पावरफुल रॉकेट है, इसका टेस्ट किया जाएगा। और एक ओरियन स्पेस क्राफ्ट, तो ये जो मिशन है इस मिशन में स्पेस क्राफ्ट भी होगा, कि वो स्पेस क्राफ्ट के में ही बैठकर इंसान जाएंगे, और उनको ले जाने वाला कौन होगा, एक रॉकेट होगा। उस रॉकेट का नाम क्या है, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ओके, क्योंकि एक रॉकेट होगा, उस रॉकेट में ही स्पेस क्राफ्ट लगा होगा, स्पेस क्राफ्ट में लोग बैठे होंगे। ओके, और ये रॉकेट फिर उड़ते हुए इनको ले जाएगा वहाँ तक। ओके, तो रॉकेट का नाम क्या है, स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है, ओरियन स्पेस क्राफ्ट। दोनों काफ़ी पावरफुल है, तो इनका पहले टेस्ट होगा आर्टेमिस 1 के तहत। ओके, तो इसमें एक फ़्लाइट भेजा जाएगा जो अनक्रूड होगा, इसमें इंसान नहीं होंगे। आर्टेमिस 2 के तहत जो है भी ये क्रूड होगा, इसमें इंसान होंगे, लेकिन ये भी टेस्ट होगा। ओके, 2023 तक ये टेस्ट होगा। आर्टेमिस 3 के तहत जो है पूरी तरह से भेजा जाएगा, ये फाइनल होगा मून के साउथ पोल पे। ये 2024 में ये प्लान है पूरा उतरने का आर्टेमिस मिशन का। चलो, अगला न्यूज़ है कि भारतीय मूल के राजाचारी ISS के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान में अंतरिक्ष यात्री होंगे। वही राजाचारी जी जो मैंने ऊपर चर्चा की, आर्टेमिस मिशन के 18 एस्ट्रोनॉट्स में से एक है। तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ऊपर भी एक जो लो अर्थ ऑर्बिट है अर्थ के ऊपर। ओके, तो इस लो अर्थ के चारों तरफ जो लो अर्थ ऑर्बिट है, इसी के लो अर्थ ऑर्बिट में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें ऐसे इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। ये US, रसिया, इवन चाइना भी है इसमें, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें यहाँ पे जो है कुछ एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे जिन्हें स्पेस एक्स ले जाएगा। ये स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान होगी ऐसी, और इस बार जो है स्पेस एक्स कंपनी का नाम है जो एलन मस्क की कंपनी है। ओके, एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस के फील्ड में, और इस बार जो ये स्पेस एक्स जो तीसरी उड़ान होगी स्पेस एक्स कंपनी के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ, इसमें एक भारतीय मूल के भी होंगे जिनका नाम वही है जो राजाचारी जी। ओके, ये राजाचारी जी की पहली अंतरिक्ष उड़ान होगी, इसके बाद ये शायद आर्टेमिस मिशन में भी जाएंगे। तो ये अमेरिका के वायुसेना में कर्नल रहे हैं राजाचारी जी। ओके, अगला न्यूज़ है एस्टोनिया, पराग्वे तथा डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन स्थापित होंगे। भारतीय मिशन स्थापित होने का अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पे हमारी एम्बेसी बनेगी, वहाँ पे हमारे एम्बेसडर जाएंगे, एम्बेसडर रहेंगे। तो इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है, यानी इस तरह की चीज़ें केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के थ्रू ही होती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इन 3 देशों के साथ भारतीय मिशन स्थापित होगा, तो इन 3 देशों से हमारे संबंध और गहरे होंगे, सीधी सी बात है। जहाँ पे इंडियन एम्बेसी होगी वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर बैठेगा, तो और बेहतर तरीके से मुझे इसके साथ राजनयिक रिश्ते सुधार पाएंगे, वहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार ढंग से हो पाएगा, और ख़ासकर वहाँ पे भी जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं ओके, उनके हित की रक्षा कर सकेंगे, और भारत की जो विदेश नीति है उसकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलो उसके बाद अगला है हमारा न्यूज़, UNDP की मानव विकास रैंकिंग में भारत का 131वां स्थान। UNDP की मानव विकास रैंकिंग, देखो UNDP जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। फुल फॉर्म्स का क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। क्या की गई इसके द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसके 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक आकलित किए गए। ध्यान रखना, ये जो UNDP है वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ओके, अच्छा, ये रिपोर्ट जो है इस बार भी जारी की गई 189 देशों के लिए, और इस रिपोर्ट में ढेर सारे इंडेक्सेस होते हैं। तो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को
131वां स्थान मिला है इस बार इस 2020 के रिपोर्ट में। और जो भारत का स्कोर है वो 0.645 है। जनरली यहाँ स्कोर 0 to 1 के बीच में रखा जाता है, तो भारत का स्कोर कितना है 0.645। 2019 में भारत का स्थान 129वां था, 18 में 130वां था, तो हम थोड़े इसमें पिछड़ रहे हैं, ओके, रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। चलो, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लो। ये यूएनडीपी हर साल निकालता है और इस रिपोर्ट में बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं। पहला इंडेक्स है हमारा इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, जिसमें अभी भारत का हमने रैंकिंग देखा क्या 131वां है, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा भी इसमें और सारे इंडेक्स होते हैं। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके मैगजीन में दिया हुआ था। प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, सॉरी शायद ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये देना चाहिए क्योंकि इसी साल से ये शुरुआत हुआ है कि HDI को एडजस्ट कराया जाता है कुछ खास तरीके से। जैसे कि मान लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता दिया गया कि भारत का रैंकिंग 131वां है, ठीक है, लेकिन भारत ने क्या किया है कि पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जब इस HDI को हम लोग पर्यावरण क्षेत्र में किए गए अच्छे काम के साथ एडजस्ट करेंगे तो उसको हम प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI कहेंगे। तो इसमें भारत की रैंकिंग 8 स्थान सुधर जाती है, तो भारत की रैंकिंग 123 हो जाती है। किसमें? प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI में। तो टोटल HDI में रैंकिंग भारत की 131 है, लेकिन प्लानिटरी क्षेत्र में यानी कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसलिए हमारी रैंकिंग थोड़ी सुधर जाती है। तो HDI को वैसे ही जो है इनइक्वालिटी के साथ भी एडजस्ट किया जाता है कि चलिए ठीक है HDI में आपका परफॉर्मेंस ये है, लेकिन आपने जो है असमानता को ख़त्म करने के लिए कैसा काम किया है, उस हिसाब से आपका HDI में सुधार या और गिरावट भी आ सकती है। तो वैसे ही जो है एक और इंडेक्स है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सारे इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट हैं और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ओके। आपके मैगजीन में सब चीज़ों की चर्चा नहीं की है, लेकिन दीज आर इम्पॉर्टेंट, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये सारे इंडेक्सेस होते हैं, केवल HDI ही नहीं होता। HDI के बारे में बार बार सुनते आ रहे होंगे। 2 तरह की इसमें और भी चीज़ें होती हैं, IHDI और अभी शुरू हुआ तुम्हारा प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, PPHDI, ओके। इसका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है, मल्टी डायमेंशनल बॉडी इंडेक्स भी होता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी होता है। तो कुछ चर्चा मैंने यहाँ नीचे कर दिया है। जैसे कि पहला तुम्हारा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जानो। इससे सवाल कितनी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो 3 बेसिक डायमेंशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला है कि एक लंबा जीवन होना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य, ओके। स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य को कैसे मापा जाता है, जीवन प्रत्याशा के साथ कि आप कितने दिन जी सकते हो। तो जिस देश में जीवन प्रत्याशा यानी कि जो कह सकते हो एवरेज एज जितनी ज़्यादा होगी उस देश का HDI उतना बेहतर होगा, ओके। जिस देश में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी उस देश का HDI बेहतर होगा। शिक्षा को 2 तरीके से मापा जा रहा है, स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष यानी कितने साल आप स्कूल करते हो एवरेज आदमी वहाँ पर। 2 साल स्कूल करके छोड़ देते हैं कि पूरा जो 10-12 साल की स्कूलिंग होती है वो पूरा करते हैं। स्कूलिंग के औसत वर्ष, तो औसत वर्ष पर कितने पूरे किए, औसत कितने लोगों ने पूरे किए। अपेक्षित मतलब जन्म के समय कितने अपेक्षित थे, एक्सपेक्टेड, ओके। औसत मतलब कितने पूरे किए। ये 2 आधार पर जो है शिक्षा को भी मापा जाता है। अगर इन दोनों पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है तो हमारी HDI अच्छी होगी। तीसरा आधार भी है एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आय स्तर, प्रति व्यक्ति आय अगर उच्च है जिस देश की, वहाँ की HDI अच्छी होगी। तो 3 आधार हैं जिसके बेस पे HDI मापा जाता है। पहला आधार है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया गया, उसको फिर से आप पढ़ोगे। समझ में जो भी ना आए सब आप नीचे कमेंट में लिखोगे। चलो आगे है कि ये जो HDI का जो इंडेक्स है इसको डेवलप किसने किया था, ये सवाल भी कितनी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो इसे बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा तैयार किया गया था ये। तो ये UNDP के लिए इन्होंने तैयार किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। 1990 से प्रतिवर्षीय जारी किया जाता रहा है। HDI जो स्कोर होता है ये स्कोर 0 to 1 के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी देश का 0.550 से कम है तो कहेंगे उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ है। किसी देश में अगर
0.55 से 0.7 के बीच में है तो कहेंगे हाँ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। वैसे इस रेंज में है तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। इससे ऊपर है 0.8 से ज़्यादा है तो कहेंगे वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। दुनिया में लगभग 66 ऐसे देश हैं ओके जहाँ पर काफ़ी हाई डेवलपमेंट है, वेरी हाई डेवलपमेंट है, मोर देन 0.8 वहाँ पर वहाँ की जो HDI है ओके। इसका अर्थ क्या हो गया कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ऊँची है, वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी अच्छी है ओके, तो वहाँ की HDI भी अच्छी हो जाएगी। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट में मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस इसको बस हल्का सा ये जान लो कि हम लोग पहले जो है 1990 से जो पहले हैं वो विकास को यानी कि प्रोग्रेस को केवल इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जा रहा था ओके, कि GDP में ग्रोथ हो रहा है तो वो देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उस देश को सबसे बेहतर माना जाता था। लेकिन फिर यहाँ पर फील हुआ कि नहीं, केवल GDP का ग्रोथ रेट ही काफ़ी नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, पूरा GDP नहीं, प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन देता है वहाँ के उस देश के लोगों के बारे में, लोगों की स्थिति के बारे में, ना कि पूरी आय। पूरी आय में देखिएगा भाई किसी देश जैसे भारत है, भारत को GDP के बेस पे देखो तो भारत अभी 6ठे नंबर पे है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत का फिर कोई रैंक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रति व्यक्ति आय में मालूम चलता है कि भारत में कैसी स्थिति है, ना कि GDP के बेस पे। तो इसलिए जो 1990 में फिर से सुधार किया गया और GDP को ह्यूमन डेवलपमेंट का धारणा मानकर ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखा गया कि नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य से ह्यूमन डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय से ह्यूमन डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों के आधार पर ही ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करना शुरू किया गया ओके। चलो, ये एक मैंने डेटा दे दिया है कि 1990 से 2019 के बीच में जो इंडिया का जो HDI है वो 0.429 से 0.645 तक इंक्रीज हुआ, जो लगभग 50% का इंक्रीज है। तो हमारी रैंकिंग भले ही कुछ खास नहीं सुधर रही, लेकिन हमारा जो ओवरऑल स्कोर है वो सुधरा है। बाकी देश भी सुधरे हैं, इसलिए हमारी रैंकिंग में कुछ खास सुधार नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो हमारा स्कोर है जो 0 to 1 के बीच में, पहले हम 0.429 थे यानी कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट में थे, अब जो है हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आ चुके हैं, यानी कि 0.645 हमारा स्कोर है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि उस रिपोर्ट में ढेर सारे और भी इंडेक्स होते हैं, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसकी चर्चा बस मैंने यहाँ कर दी है। वो इंडेक्स है अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। भारत की गरीबी अगर जाननी है तो ये MPI ज़्यादा बेहतर बताती है ओके। तो इसके बारे में अलग से समझाना बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी टॉपिक को जब मैं कभी डील करूँगा तो आपको MPI के बारे में विस्तार से समझा दूँगा। इंडिया में जो है 27.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जबकि एडिशनल 19.3% जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अर्थ है मल्टी डायमेंशनली पुअर होने का अर्थ क्या हुआ? तो इसका कुछ खास तरह का आधार है, कुछ खास तरह के इसके भी सूचक हैं जिसके आधार पर बताया जाता है कि मल्टी डायमेंशनली पुअर होने का अर्थ क्या हुआ। यहाँ भी शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, गरीबी को मापने का ये एक बहुत ही बेहतर इंडेक्स है ओके। भारत में गरीबी को मापने के लिए जो अभी तरीके हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, ये MPI ज़्यादा बेहतर है ओके। तो पॉवर्टी टॉपिक में इसे ध्यान से पढ़ा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इंडिया में MPI के हिसाब से इतने परसेंट लोग क्या हैं, पुअर है 27.9%। अलावा इतने परसेंट लोग जो हैं वो पॉवर्टी की तरफ कभी भी बढ़ सकते हैं, वल्नरेबल है ओके। वल्नरेबल मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी इन्हीं लोग की श्रेणी में आ सकते हैं ओके। चलो, और ऐसे ये लोग भी बाहर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलो, तो ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया का जो मोस्ट रिसेंट सर्वे डेटा जो अवेलेबल है MPI के लिए वो 2015-16 का अवेलेबल है। 2015-16 के बेस पे ही ये डेटा है, अभी रिसेंट का अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अगला है हमारा डेटा क्वेश्चन न्यूज़ है। 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2022 तक भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। 8वीं बार भारत को सदस्यता मिली है। सुरक्षा परिषद UN में की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं ओके। और इसी में जो है भारत इस बार 2020 और 2021 से 2022 के लिए चुना गया है।
तो 1 जनवरी 2021 से भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हो गया है। 8वीं बार भारत को ये 2 साल का कार्यकाल यूएन के जो अस्थायी जो सदस्य हैं उसके रूप में मिला है, ओके, सुरक्षा परिषद के। तो इस बार जो है भारत के साथ साथ जो है 4 और भी देश, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या, वो भी 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बने हैं। जैसे मैंने बताया हर 2 साल पे जिनकी 2 साल का कार्यकाल होता है किसी का भी, तो ये 2 साल के कार्यकाल के दौरान जो है भारत को अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का भी अवसर प्राप्त होगा। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो होती हैं, इसको बस ऐसे समझो कि ये जो है जो भी जैसे 15 लोग हैं तो मंथली जो है मंथ वाइज जो होता है इनके बीच में अध्यक्षता बढ़ जाती है, ओके, यानी कि 15 महीने में हर किसी को एक बार मौका मिल जाता है। तो ऐसे अगस्त महीने में भारत को मौका मिलेगा सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का, ओके, ये ध्यान रखना है। यूएन की जो भी इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, जो स्पेशली जो 6 इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उनके बारे में जानोगे, यूएन की एजेंसीज़ के बारे में जानोगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आगे, भारत और बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर वार्ता। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी आभासी शिखर वार्ता हुई है, ओके, आभासी यानी कि फिर वर्चुअल, वही ऑनलाइन। तो इसमें भारत के पीएम और बांग्लादेश के जो पीएम हैं शेख हसीना, उन्हें हम लोग शेख हसीना वाजेद भी कहते हैं। ये उनका आफ्टर मैरिज उनका नाम है शेख हसीना वाजेद, ऐसे उनका नाम शेख हसीना है। तो उनके बीच में वार्ता हुई। क्या क्या हुआ उसमें, ये देखो। तो भारत ने क्या कहा कि हम जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी, इस पॉलिसी के तहत हम जो टीका जो है भारत में से उत्पादन शुरू होगा तो तुरंत बाद हम बांग्लादेश को भी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए भारत ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है। बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल इन्होंने निभाया था, उन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है। तो इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जिसे दोनों देश के पीएम ने संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया। तो ये भी एक इस आभासी शिखर वार्ता में हुई है। अच्छा, इसके पहले मोदी जी ने भी जो है जो बांग्लादेश सरकार ने जो जारी की थी गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट, तो मोदी जी ने बांग्लादेश सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया था। तो भारत ने भी उसी को ध्यान में रखते हुए मुजीबुर रहमान साहब का जो 100 साल पूरा हुआ जन्म शताब्दी के, तो उसके लिए भारत सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया, दोनों देश के पीएम ने मिलकर। सीमा पे जो लंबित क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र जो हैं जहाँ बाड़ लगाना बचा हुआ है, बाड़ मेरे ख्याल से ये होगा, ओके, बाड़ मतलब वो बाउंड्री, ओके। तो बाड़ लगाने का काम जो है बचा हुआ है, तो उसको पूरा करने पर दोनों देश को सहमति हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हल्दीबाड़ी जो भारत में है, चिल्हाटी जो बांग्लादेश में है, इनके बीच में जो रेल संपर्क जो पहले 1960-65 के पहले हुआ करते थे, उसे पुनः जो है पुनर्बहाल करने की बात दोनों देशों ने किया है और इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि भारत ने जो बांग्लादेश से रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम एक लैंड पोर्ट की स्थापना बांग्लादेश के साथ भारत के जिस राज्य की भी सीमा टच होती है, तो हर राज्य में कम से कम एक लैंड पोर्ट बांग्लादेश से टच होना चाहिए, ताकि व्यापार जो है बेहतर होता रहे दोनों देश के बीच में। और इसकी शुरुआत जो है अगरतला अखौरा से होगी, ठीक है। तो ऐसा भारत ने बांग्लादेश के से रिक्वेस्ट किया है। फेनी ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनी ब्रिज जो है भारत का जो सबरूम है, सबरूम एक छोटा सा टाउन है भारत में, त्रिपुरा में, ओके। तो ये जो सबरूम टाउन है, सबरूम टाउन को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है कौन, फेनी ब्रिज। यहाँ देखो ये फेनी ब्रिज है, ओके। तो यहाँ पे एक बिंदु है, ये सबरूम है और ये जो है बांग्लादेश का रामगढ़ है। तो यहीं पे एक ब्रिज बन रहा है, ओके, फेनी ब्रिज जिसका नाम है। इस ब्रिज के बनने से क्या हो रहा है, त्रिपुरा का कनेक्शन बांग्लादेश के साथ हो गया। अब ये रोड होगा, अब ये रोड देखो किससे मिल रहा है, चटगांव से। चटगांव में क्या है, पोर्ट है। तो त्रिपुरा के माध्यम से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन जो है किससे हो जाएगा, पोर्ट के साथ, ओके। तो भारत नॉर्थ ईस्ट कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, पोर्ट के साथ हो जाएगा। तो चटगांव पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो बाहर तो आराम से कर सकते हैं।
और नॉर्थ ईस्ट में कोई सामान इंपोर्ट भी होना हो तो इस चटगांव पोर्ट पे उतरेगा माल और फिर फेनी ब्रिज होते हुए नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर जाएगा। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से सबसे नज़दीक जो पोर्ट है, भारत का जो पोर्ट है, वो हमारा हल्दिया पोर्ट है, जो लगभग 2200 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी ट्रक जो है वो अगर कलकत्ता पोर्ट से सामान लेके उसको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में मात्र ये 70 किलोमीटर है। ओके, तो कहाँ 70 किलोमीटर, कहाँ 22 किलोमीटर, बहुत बड़ी ही सुविधा हो जाएगी जब ये फेनी ब्रिज बन जाएगा और ये रूट चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है भारत बांग्लादेश के बीच तीसरा नदी के बंटवारे को लेकर भी 2011 का जो अंतरिम समझौता था उस पर शीघ्र हस्ताक्षर की आवश्यकता पर बांग्लादेश ने बल दिया है। ठीक है, तीसरा नदी बंटवारा ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत लंबे समय से इसको लेकर विवाद चल रहा है। 2011 में कुछ अंतरिम समझौता हुआ था, लेकिन उसको लेकर जो अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, तो उसको लेकर बांग्लादेश ने बल दिया कि इस पर हस्ताक्षर किया जाए और इस बंटवारे को जो है फाइनल किया जाए। इसके अलावा बहुत सारी संयुक्त नदियाँ हैं, 6 नदियों का नाम दिया है, मनु, मुहूर्त, खुवाई, गुमटी, तारला, दूध कुमार। इन नामों को बस एक बार पढ़ लो, दिमाग में रख सकते हो कि ये जो नदियाँ हैं वो भारत बांग्लादेश के बीच की नदियाँ हैं और इसके भी पानी के बंटवारे पर अंतरिम समझौता करने पर दोनों पक्षों ने बल दिया है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मोटर वाहन समझौता है, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ओके, इसको भी जल्दी से जल्दी चालू करने की बात दोनों देशों ने किया है कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच में जो ट्रक या बस या जो भी मोटर वाहन हो सकते हैं वो सबका एक सीमलेस, बिना किसी रोक टोक के या थोड़ा बहुत चेक वेक के साथ जो है एक मोटर वाहन का मूवमेंट शुरू हो जाए, उसके लिए एक एग्रीमेंट बन जाए, एक समझौता हो जाए और इन सभी देशों के बीच में मोटर वाहन आने जाने लगे। इसी के लिए समझौता है BBIN, मोटर वाहन समझौता। इसे चालू करने की कोशिश की जाए, दोनों ने जोर दिया है इस पर। ऐसा बताया गया कि भूटान इसमें थोड़ा विलम्ब कर रहा है। ओके, इस कहानी रुका हुआ है, नहीं तो ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा, शायद अब और हो ही जाए। अच्छा, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मोदी जी को वहाँ बुलाया गया, तो मोदी जी ने बांग्लादेश में जाने का जो न्योता है वो स्वीकार कर लिया है। इसके लिए बांग्लादेश ने उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। अगला है कि जैसे बांग्लादेश के साथ आभासी शिखर बैठक हुआ, वैसे ही वियतनाम के साथ भी आभासी शिखर बैठक हुआ। क्या हुआ इस बैठक में? तो भारत के PM और वियतनाम के जो PM हैं न्यूगेन जुआन फुक, उनके बीच बातचीत हुई। भारत ने कहा कि वियतनाम जो है वो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। ओके, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके तहत भारत जो है ईस्ट के जो भी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। भारत अपने उसे जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट समझता है, इसका इकोनॉमिक और कल्चरल एंगल से भी भारत अपने रिलेशन वहाँ मजबूत करना चाहता है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ वो वियतनाम को बताते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा उन्होंने जो है वियतनाम को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है मोदी जी ने। अच्छा, इसके अलावा जो है एक जॉइंट पेपर, साझा दस्तावेज दोनों ही देशों ने स्वीकार किया है। इसका नाम रखा गया है इंडिया वियतनाम जॉइंट मिशन, जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हल्का ध्यान रख सकते हो। अच्छा, भारत का जो टारगेट है 2024 तक कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वैसे ही वियतनाम का भी टारगेट 2045 तक कि वो एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनेगा, जहाँ पे हाई इनकम कंट्री बनेगा। ओके, तो इन दोनों की ही एक महत्वाकांक्षी अपनी अपनी क्या है योजना है, अपना अपना लक्ष्य है। तो इसमें जो है दोनों एक दूसरे के साझेदार बन सकते हैं और दोनों को एक दूसरे से हेल्प मिल सकती है और इससे जो है दोनों को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि बौद्ध जो इंडिया कल्चर है और चाम संस्कृति, ओके, बौद्ध जो धर्म है इंडिया के साथ साथ दुनिया दूसरे देशों में फैला हुआ है, वहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृति है वियतनाम की चाम संस्कृति। इन दोनों की विरासत को संजोने का और इनमें शोध कार्य करने का भी दोनों देशों में सहमति हुआ है। चाम कल्चर के बारे में यहाँ थोड़ा लिख दिया कि चाम कल्चर जो है वो वहाँ का एक मिक्स्ड जैसा कल्चर है,
जो काफ़ी रिच भी हैं, रिच मिक्सचर हैं, कह सकते हो ऐसा। रिच मिक्सचर होने का अर्थ क्या हुआ कि इस कल्चर में वियतनाम की जो इंडिजेनस जो वहाँ का कल्चर है, जो जैसे वहाँ के मैदानी क्षेत्रों में वहाँ के मैरीटाइम, वहाँ के माउंटेन कल्चर्स, इन सब का मिक्सचर है। इसके अलावा इसमें कुछ फॉरेन कल्चर भी मिक्स है। किसमें? चाम कल्चर में। चाम कल्चर में वहाँ की लोकल कल्चर भी मिक्स है, फॉरेन कल्चर भी मिक्स है। जैसे कि इंडियन कल्चर का हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, हान चाइनीज़ कल्चर, इस्लाम, ये सब जो है चाम कल्चर में मिक्स है। तो बहुत रिच मिक्सचर है और काफ़ी बेहतरीन संस्कृति इसे भी मानी जाती है। तो चाम कल्चर और बौद्ध कल्चर के बीच में की जो विरासत है उसको दोनों संजोएंगे और इसमें शोध कार्य भी आगे होंगे, ऐसा भी दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है। अगला और लास्ट न्यूज़ है हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य का, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का, कि नामीबिया में एक स्थानीय चुनाव में एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। उनका नाम था अडोल्फ हिटलर, पूरा नाम था अडोल्फ हिटलर यूनोना। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आए थे। ओके, वहाँ के स्थानीय चुनाव थी, ये जीते भी, काफ़ी बड़े बहुमत से जीते, शायद 80% को वोट मिला। तो ये नाम के कारण जो है न्यूज़ में आए। तो इनसे पूछा गया कि क्या ये नाम रखने के पीछे क्या कारण है, क्या हिटलर का जो नाजीवादी विचारधारा जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी, जिससे पूरी दुनिया में इतना बड़ा जो है एक विध्वंस मचा था, ऐसे कारण ढेर सारे थे, लेकिन फिर भी तो इसके साथ आपका क्या संबंध है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई संबंध हिटलर की नाजी विचारधारा से नहीं है। उन्हें खुद बाद में मालूम चला कि इस नाम का क्या अर्थ है। ओके, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा रख लिया गया था। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य फरवरी महीने ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो में, जहाँ हम आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य देखेंगे फरवरी महीने का। तो थैंक यू।